हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 5 का, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका यह पार्ट 2 रहेगा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो यह जो टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर हम क्लास 10th के जो चैप्टर नंबर 5 है उसको कंसीडर करते हुए इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अब यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। आधुनिक आवर्त सारणी, जैसा कि हमने इससे पहले के जो पार्ट 1 है उसमें डिस्कस किया था, आवर्त सारणी जो है इसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आधुनिक आवर्त सारणी से पहले जो इसके डेवलपमेंट थे उसमें हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी डिस्कस किया था, डोबेनियर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का अष्टक नियम, इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो इससे पहले के जो भी जो इसके डेवलपमेंट हुए उनमें सभी जो है तत्वों का वर्गीकरण के लिए परमाणु भार को आधार बनाया गया था तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए। किंतु जो मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो है आवर्त सारणी के लिए बनाने के लिए, तो तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए जो इसका आधार बनाया गया वो परमाणु क्रमांक को बनाया गया, न कि परमाणु भार को। ओके, तो इसी जो आवर्त सारणी के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। तो आवर्त सारणी जो है मोसले ने 1913 में मोसले, हेनरी मोसले करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1913 में एक आवर्त सारणी का निर्माण किया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। और जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो कमियां थी उन्होंने इस आवर्त सारणी के माध्यम से उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। जैसे कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें जो कमियां थी, जैसे हाइड्रोजन को स्थान उसमें नहीं दिया गया था प्रॉपर, और समस्थानिकों के लिए, आइसोटोप्स के लिए स्थान नहीं दिए गए थे, और इस प्रकार से कुछ जो कमियां थी उन्हें इस आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर करने का प्रयास किया गया मोसले के द्वारा। तो हम इस आवर्त सारणी में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्तमान में जो है 118 एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी है और इस आवर्त सारणी में हम बात करेंगे अलग अलग एलिमेंट्स की। तो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आवर्तों की संख्या, जो पीरियड्स है उनकी संख्या 7 है और जो वर्ग की संख्या 18 है। ओके, तो आवर्त जो होती है ये रो होती है आवर्त सारणी में, ये आप देख सकते हैं आवर्त होते हैं। तो ऐसे 7 आवर्त है टोटल। और वर्गों की बात की जाए जिसे हम ग्रुप कहते हैं, तो ग्रुप की संख्या टोटल 18 है, 18 इसमें ग्रुप है, जिसमें से ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, पहला और ये दूसरा ग्रुप है, और यहाँ पर ये 3 से लेकर 12 तक ये ग्रुप है। ओके, 3 से लेकर 12 तक के समूह है। ओके, और ग्रुप 13 से लेकर इसमें 17 तक है, जिसे हम पी ब्लॉक कहते हैं। ओके, इसे हम वर्ग ग्रुप जो 1 है और 2 है, जो वर्ग 1 है और 2 है, इन्हें क्रमशः क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। ओके, वर्ग 1 में जो प्रमुख एलिमेंट है उनमें हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इत्यादि तत्वों को शामिल किया गया है। ये वर्ग 1 के सभी एलिमेंट्स है, ये धातुएं हैं। ओके, धातुएं हैं क्योंकि ये वर्ग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में क्षारीय धातुओं को रखा गया है, वहीं ग्रुप 2 में क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है। ओके, इसी प्रकार धातुएं और मेटल एंड मेटल्स को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में शामिल किया गया है। वहीं पे जो नॉन मेटल्स है, अधातुओं को वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 17 तक शामिल किया गया है। ओके,
और वर्ग 17 के जो तत्वों को क्या कहा जाता है, हैलोजन तत्व कहा जाता है। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। ओके, हैलोजन। और वहीं जो ग्रुप 18 के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, सॉरी गैस है, ग्रुप 18 में सभी अक्रिय गैस है, इनएक्टिव गैसेस हैं या किसी अन्य जो तत्व हैं उनसे क्रिया नहीं करती, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। और इनमें प्रमुख गैसें हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन इत्यादि। तो इन्हें अलग ही एक समूह में रखा गया जिसे हम वर्ग या 18 समूह, वर्ग 18 या समूह 18 में इसे रखा गया है। तो इस प्रकार जो वर्ग 1 और वर्ग 2 है, इसके तत्वों को इनके तत्वों को कहा जाता है एस ब्लॉक के तत्व। ओके, वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों को कहा जाता है एस ब्लॉक के तत्व। इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व शामिल हैं और इसमें खास करके धातुएं शामिल हैं। ओके, सोडियम धातुएं, बेरिलियम, लिथियम इत्यादि धातुएं इनमें शामिल हैं। और इसमें पी ब्लॉक की बात की जाए तो पी ब्लॉक में जो वर्ग 13 है, 13 से लेकर 17 तक के तत्वों को पी ब्लॉक में शामिल किया गया है। इसमें मुख्यतः अधातुएं शामिल हैं और कुछ उपधातुएं भी शामिल हैं। उपधातुओं की बात की जाए तो इसमें बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ओके, एंटीमनी, टेलेनियम और पोलोनियम, ओके, इत्यादि ये उपधातुएं इनमें शामिल है। ओके, और गैसेस जैसे हमने बात किया, जो 17 और 18 वर्ग की जो है वर्ग में गैसों को शामिल किया गया है, जिसमें वर्ग 17 में हैलोजन गैसेस हैं, इन्हें शामिल किया गया, जिनमें क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ओके, इत्यादि हैलोजन गैसेस को शामिल किया गया है। ओके, और इस वर्ग के समूह के सभी गैसों में इनके जो बाहरी कक्षा है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7 होती है। ओके, और हम बात करें यदि वर्ग 1 के जो एलिमेंट्स हैं या धातुएं हैं, इनके जो है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1 होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता भी कहा जाता है। इसे दूसरे शब्दों में संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, किसी तत्व या धातु की संयोजकता वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें उस तत्व के बाहरी कक्षा में, उस तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे उस तत्व की संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। तो वर्ग 1 के तत्वों या धातुओं की संयोजकता होती है 1 होती है, +1 होती है। ओके, और जो वर्ग 17 की बात करें तो इसके गैसेस की जो संयोजकता है वो -7 होती है। ओके, -7 होती है। माइनस क्यों हो रही, क्योंकि जो इस हैलोजन ग्रुप की जो गैसेस हैं, ये जैसे कोई उनको बॉन्ड बनाना है तो वह जो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, रिसीव करती है या ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉन जब कोई रिसीव किया जाता है तो उस पर माइनस चार्ज लगता है, और यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है या दिया जाता है तो उसे उस पर प्लस चार्ज आता है। तो वर्ग 1 में +1 का संयोजकता होती है और वर्ग 2 के तत्वों या धातुओं की संयोजकता होती है +2 होती है। ओके, इसी प्रकार जो वर्ग 13 के तत्व हैं, वर्ग 13 के तत्वों की संयोजकता होती है +3 होती है, +3 होती है। ओके, और कार्बन जो है, कार्बन की संयोजकता है जो वर्ग 14 के तत्वों की संयोजकता होती है -4। कितनी होती है, -4। इसके बाद जो नाइट्रोजन है, वर्ग 14, 13, 14 और ये 15, वर्ग 15, ये 16 और ये 17। ओके, इसी प्रकार से संयोजकता इंक्रीज होते जाती है। ओके, तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है -2 होती है। वर्ग 16 के ग्रुप में कौन से धातुओं को रखा गया है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। ओके, इन्हें शामिल किया गया। इस ग्रुप के तत्वों की संयोजकता होती है -2। ओके, तो इस प्रकार हमने देखा कि इस टेबल में एस ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 1 और वर्ग 2 में रखा गया है। ओके, पी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 13 से वर्ग 17 के बीच रखा गया है, और वहीं डी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग
3 से लेकर वर्ग 12 तक रखा गया है डी ब्लॉक के तत्वों को, और इस वर्ग या डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो गुण है ना, धातु से अधातु की ओर बढ़ते जाते हैं। यदि हम वर्ग 3 से आगे बढ़ें दाएं साइड में, तो इसमें अधात्विक गुण बढ़ते जाएंगे। ओके, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके अलावा जो एफ ब्लॉक में भी कुछ तत्वों को शामिल किया गया है। एफ ब्लॉक में जैसा आप देख सकते हैं इस टेबल में, जो नीचे की ओर आपको जो दिखाई दे रहा है वो एस ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जिसमें जो ऊपर वाली जो लाइन है इसमें लैंथेनाइट को रखा गया है, और नीचे की जो लाइन्स है इसमें एक्टिनाइट सीरीज़ को रखा गया है। ओके, तो इस प्रकार हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों को शामिल किया गया है। ओके, तो मोस्टली इसमें एक्टिनाइट सीरीज़ के जो एलिमेंट्स है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे कि थोरियम हो गया, ओके, यूरेनियम, पोलोनियम इत्यादि रेडियोएक्टिव जो सब्सटेंस इसमें शामिल है एक्टिनाइट सीरीज में, जिसके जो एटॉमिक मास होता है परमाणु क्रमांक 91 से लेकर 103 तक इसमें रखा गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एफ ब्लॉक के अंतर्गत लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ के एलिमेंट्स को रखा गया है। इस प्रकार हमने जो आवर्त सारणी का एक ओवरव्यू देखा। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, और कुछ अन्य पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो जो परमाणु का जो साइज़ है या परमाणु का आकार है वो बढ़ता है। इसके विपरीत बाएं से दाएं जाने पर, पीरियड्स में या बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में कोई वृद्धि नहीं होती। ओके, परमाणु के आकार नहीं बढ़ता, बल्कि परमाणु का क्रमांक बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, किंतु ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। आगे हम डिस्कस करेंगे परमाणु आकार क्या होता है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। हेनरी मोसले ने 1913 में पाया कि तत्वों का रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए तत्वों का परमाणु क्रमांक उनके परमाणु भार की तुलना में अधिक प्रभावी है। ऐसा उन्होंने एनालिसिस किया मोसले ने 1913 में की। इससे पहले कि, क्योंकि जो इन्वेंशन हुए थे, जो पीरियोडिक टेबल बनी थी, उसमें परमाणु भार को आधार बनाया गया था, किंतु उनमें कुछ कमियां पाई गई, जिसे इन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने परमाणु क्रमांक को आधार बनाया। ओके, इस प्रकार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन करके तथा परमाणु क्रमांक को आधार बनाकर एक नई सारणी बनाई गई, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग और 7 आवर्तों को रखा गया है, जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हमने देखा था इसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक को आधार मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। ओके, पॉइंट नंबर 3 है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियों को दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए स्थान दिया गया तथा समस्थानिकों के लिए भी स्थान दिया गया। जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी कुछ समय पहले कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी की कमियों को दूर करने के लिए इसमें हाइड्रोजन के लिए पर्याप्त स्थान दिया गया और समस्थानिकों के लिए भी स्थान दिया गया। ओके, तो इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 114 तत्वों को शामिल किया गया है और 4 तत्वों के लिए इनमें जगह दी गई है, रिक्त स्थान रखे गए हैं। बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स की, कि जैसे कि हमने अभी टेबल को डिस्कस किया था आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अब कुछ अन्य पॉइंट्स की ओर आते हैं।
प्रथम समूह के तत्वों को क्षारीय धातु या एल्कलाइन मेटल कहा जाता है, वहीं दूसरे समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है और इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ओके, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। समूह 13 से लेकर 17 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है और इसमें धातुएं और अधातुओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, समूह 18 में अक्रिय गैसों को रखा गया है, जिसे शून्य समूह भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान इत्यादि अक्रिय गैसें शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एफ ब्लॉक के अंतर्गत लैंथेनाइड, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 58 से लेकर 71 तक। जो हमने देखा था परमाणु जो आवर्त सारणी की जो नीचे में जो एफ ब्लॉक थे उसमें 2 लाइंस थी, 2 पट्टियाँ थी, जिसमें से ऊपर वाली जो लाइंस थी उसमें लैंथेनाइड को रखा गया है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 58 से लेकर 71 तक, और एक्टिनाइड जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 है, इसे शामिल किया गया है। तो इस प्रकार लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। ओके, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो किसी भी तत्व या एलिमेंट्स के जो होता है, एलिमेंट्स या तत्व होता है, उसके जो है उसके जो बहुत सारे परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं और अणुओं से मिलकर तत्व बनता है। तो किसी तत्व के अणु के परमाणुओं में किसी तत्व के अणु के परमाणुओं में क्या होगा, नाभिक होगा। ये एक छोटा न्यूक्लियस होगा, उसके केंद्र में क्या होगा, नाभिक होगा, और उस नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो अलग अलग तत्वों के नाभिक में अलग अलग प्रोटॉन पाए जाएंगे। तो किसी जो है नाभिक तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन पाए जाते हैं उन्हें उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है, और इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर जेड से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कुछ अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्नलिखित है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6, ओके, सोडियम का 11 इत्यादि अलग अलग परमाणु क्रमांक है। तो ये परमाणु क्रमांक जो होते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है, इसे ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं परमाणु के आकार की। एटॉमिक साइज क्या होता है? परमाणु के आकार को परमाणु की त्रिज्या से भी प्रदर्शित किया जाता है। ओके, परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होने से उसका आकार भी बढ़ता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, कोई नाभिक का, ये किसी परमाणु का नाभिक है, नाभिक के चारों ओर बहुत सारी सेल्स होती है, कक्षाएं होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं आसपास। तो जितने ज़्यादा सेल्स होंगे किसी परमाणु के नाभिक में, तो परमाणु के नाभिक से उसके अधिकतम जो सेल है वहाँ तक की दूरी को कहेंगे परमाणु की त्रिज्या कहा जाएगा। ओके, परमाणु की त्रिज्या कहा जाएगा। तो जिस परमाणु का आकार जितना ज़्यादा होगा उसकी परमाणु की त्रिज्या भी उतनी ही अधिक होगी। तो हमने देखा था आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है और इसी प्रकार परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। ओके, परमाणु की त्रिज्या बढ़ने से जो होता है बॉन्ड होते हैं इनके बीच वो वीक होते हैं और इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ओके, इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक से उसके अंतिम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर से परमाणु त्रिज्या की इकाई होती है पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 होती है। 1 pm इक्वल टू 10⁻12 मीटर होती है। ओके, और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है। ओके, बाएं से दाएं जाने की बात हो रही है। पीरियड्स जो होते हैं आवर्त की ओर जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है, वहीं ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। ओके,
परमाणु का आकार बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर। तो परमाणु त्रिज्या का क्या हो गई, किसी परमाणु का जो नाभिक हो गया, नाभिक से उसकी अंतिम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहा जाएगा। ओके, परमाणु की त्रिज्या कहा जाएगा और इसकी इकाई क्या है, पिकोमीटर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है, वहीं ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है या परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये एटॉमिक साइज का एक पिक्चर है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें न्यूक्लियस से लेकर आउटर सेल तक की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। अब बात करते हैं संयोजकता या वैलेंसी की। तो ये क्या होती है, किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहा जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए और लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो इसका एक नाभिक होगा, इसके लिथियम के परमाणु का नाभिक हो गया और नाभिक के बाहर जो सेल होंगे, जो कक्षाएं होंगी, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो जो इसका बाहर का पहला सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके बाद का जो सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो सब जिसका आउटर सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी +1। इसी प्रकार जो सोडियम होता है उसकी भी संयोजकता +1 होती है, क्योंकि ये एक ही वर्ग में आते हैं। पहला जो वर्ग है उसमें ये आते हैं। ओके, तो जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, तो उसके जो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होंगी उसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होंगे अगली कक्षा में, तो 8 और 2 10 हो गए, और उससे बाहर की जो कक्षा होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार बाहर की कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होने से इसकी संयोजकता हो जाएगी +1। ओके, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अच्छा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता बढ़ती है। ओके, तत्वों की संयोजकता बढ़ती है क्योंकि परमाणु का साइज तो कांस्टेंट रहता है, किंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने से और जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, वेरी करती है, बढ़ती है, इसलिए तत्वों की संयोजकता भी बढ़ेगी। जैसे कि हमने देखा था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इत्यादि, इनकी जो परमाणु क्रमांक में क्रमशः 1-1 की वृद्धि होती है। ओके, इसलिए इनकी संयोजकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। वहीं ऊपर से नीचे जाने पर, अर्थात एक ही वर्ग के जो तत्व है उनमें ऊपर से नीचे आने पर एक ही तत्व के जो है तत्वों की संयोजकता क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि हमने वर्ग 1 में बात किया था, जो हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, सोडियम है इत्यादि, एक ही वर्ग के तत्व हैं, इनकी संयोजकता सेम रहेगी, +1 रहेगी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये आप देख सकते हैं अलग अलग तत्वों की संयोजकता। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसकी संयोजकता होती है 1। हीलियम का संयोजकता 0 होती है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसके नाभिक के चारों ओर जो सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे, इसलिए इसकी संयोजकता 0 होगी क्योंकि यह अन्य किसी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। और हीलियम एक गैस है, ओके, जो कि अक्रिय गैस में इसे रखा गया है। लिथियम की संयोजकता होती है +1। ओके, लिथियम की संयोजकता होती है +1 होती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, उसकी संयोजकता होगी 2। ओके, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, उसकी संयोजकता होगी 3। ओके, क्योंकि आउटर सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, तो चूंकि इसके आउटर सेल में, बोरान के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए इसकी संयोजकता 3 होती है। ओके, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसकी संयोजकता 3 होती है। ओके, तो इस प्रकार से आप सभी की संयोजकता याद रख सकते हैं।
यदि आपको उनके परमाणु क्रमांक याद है तो आसानी से आप इनकी संयोजकता भी याद रख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट है तत्वों के धात्विक गुण बढ़ते हैं, मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज़ है वो बढ़ जाते हैं ऊपर से नीचे जाने पर। ओके, और क्या होता है, धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। धात्विक गुण बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। जल्दी जो है धातुएं जो है अन्य तत्वों से क्रियाशीलता जल्दी होगी, उनकी जल्दी क्रिया होगी, जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है। तो धातुओं के साथ बढ़ेगी और अधातुओं के साथ घटेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता तथा आयनन विभव का मान घटता है। ओके, आयनन विभव क्या होता है, किसी तत्व या किसी तत्व के परमाणु की कक्षा के चार ओर जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, जो घूमते हैं, तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहा जाता है। जैसे सोडियम की बात की जाए तो सोडियम के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को जब किसी पार्टनरशिप करने के लिए हटाया जाता है अंतिम कक्षा से, तो उसे कहा जाएगा आयनन विभव। ओके, अब हम बात करते हैं विद्युत बंधुता की। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता वह गुण होता है जिसमें जो धातुएं होती है वह इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ओके, तो इसका मान कैसा हो रहा है, घट रहा है ऊपर से नीचे आने पर। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो रहा है विद्युत ऋणात्मकता का और आयनन विभव का। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु का आकार और परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। इस पॉइंट को हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया इसी वीडियो में, तो उम्मीद है आपको तो याद ही हो गया होगा। तो ये सारे चेंजेस आए थे आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, अर्थात जो आवर्त है या पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो इसका कुछ उल्टे प्रॉपर्टीज़ होगी जो हमने ऊपर से नीचे आने पर देखा था, उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होगी। जैसे तत्वों के धात्विक गुण कम होते हैं और अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। ओके, जो हमने लास्ट स्लाइड में जो प्रॉपर्टी देखी थी इसकी अपोजिट होगी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पहले घटती है और फिर बढ़ेगी। बाएं से दाएं जाने पर पहले घटेगी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, फिर बढ़ेगी। नेक्स्ट है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। चूँकि क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर, इसलिए क्या होगा, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या में वृद्धि होगी और वृद्धि होने से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वह होती है जिसमें जब कोई कंपाउंड जो होता है, हाँ, कंपाउंड क्या होता है, यौगिक क्या होता है, दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहा जाता है। तो जब इनके बीच पार्टनरशिप होती है, साझा होता है, तब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। तो किसी तत्व के द्वारा किसी अन्य तत्व के परमाणु के कक्षा में जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होगा उसे रिसीव करने की प्रवृत्ति या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम में +1 चार्ज होता है और क्लोरीन में -1 चार्ज होता है। तो क्लोरीन का जो -7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की बाह्य कक्षा में जो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के पास है उसे रिसीव करेंगे या ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार जो क्लोरीन की ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कैसा होगा, बढ़ेगा बाएं से दाएं जाने पर। इसके विपरीत विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ेगा। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी बढ़ेगा।
आयनन विभव का मान भी बढ़ेगा। जो सारी चीज़ें डिक्रीज़ हो रही थी ऊपर से नीचे आने पर, इसमें क्या हो रही है, बढ़ रही है तीनों। और परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा। ओके, परमाणु का आकार घटेगा। उसमें परमाणु का आकार बढ़ रहा था, ऊपर से नीचे आने पर इसमें घटेगा। ओके, क्या होता है कि परमाणु का जो आकार है लगभग समान रहता है, किंतु जो इनके बीच संयोजकता बढ़ने से क्या होता है कि जो बंध होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा परमाणु का आकार कुछ हद तक कम होता है। ओके, इसी प्रकार आकार कम होगा तो परमाणु की त्रिज्या भी घटेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है तत्वों के ऑक्साइड के क्षारीय गुण क्रमशः घटते जाते हैं। तत्वों के ऑक्साइड के क्षारीय गुण क्रमशः घटते जाते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, और आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और आवर्त सारणी को एक बार आप अच्छे से देखें, और उम्मीद है वीडियो आज का पसंद आया होगा। और आज नेक्स्ट पार्ट में एक और लेकर आऊँगा आवर्त सारणी में, उसमें हम आवर्त सारणी के तत्वों को याद रखने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु क्रमांक को याद रखने की कोशिश करेंगे। कुछ ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चाहे आप जो भी चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, 2-3 बार देखें, और बिल्कुल इसे माइंड में सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाएं, पक्के हो जाएं। तो उम्मीद है आज का सेशन पसंद आया होगा आपको। इसी प्रकार आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।